दोस्तों 7 मार्च 2017 के दिन सेंट मार्टिन कैरिबियन नाम के आइलैंड के होटल रूम्स में मौजूद लोग कुछ वक्त के लिए सहम गए। वो देख रहे थे कि एक बोइंग 737 एयरप्लेन सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये जेट इस होटल के इतना करीब पहुंचा कैसे। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। सेंट मार्टिन आइलैंड वैसे तो कैरिबियन में है, लेकिन ये नेदरलैंड्स की टेरिटरी में है। आइलैंड के प्रिंस जुआलियाना एयरपोर्ट के पास ही माहो बीच है, जहां पर मौजूद लोग एयरप्लेन्स को लैंड करते हुए देखते हैं, जिस वजह से ये प्लेन्स आम लोगों के बहुत करीब होते हैं। 7 मार्च के दिन वेस्ट जेट फ्लाइट 2652 एयरपोर्ट के रनवे को अप्रोच नहीं कर रही थी, बल्कि वो सीधा एक होटल के करीब जा रही थी। फ्लाइट के क्रू की बात करें तो फ्लाइट कैप्टन एक काफी एक्सपीरियंस पायलट था, जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था। ये प्लेन कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट से सेंट मार्टिन की तरफ निकलता है। क्योंकि सेंट मार्टिन एक चैलेंजिंग डेस्टिनेशन था, इसलिए यहाँ पर लैंड करने के लिए सिर्फ पायलट्स नॉन प्रोसेशन अप्रोच का ही इस्तेमाल कर सकते थे। नॉन प्रोसेशन अप्रोच का मतलब यहाँ ये होता है कि वो कभी भी लैंडिंग के दौरान पूरी तरह श्योर नहीं हो सकते थे और उन्हें हमेशा ही एक्सटर्नल फैक्टरेशन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट करना होता था। अब नॉन प्रिसीजन अप्रोच में भी दो तरह की अप्रोच होती है, VOR और RNAV अप्रोच। पायलट्स का प्लान यहाँ पर RNOV अप्रोच को इस्तेमाल करने का था, जिसमें मिनिमम विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट तकरीबन 3600 मीटर्स की होती है, जो कि वेदर रिपोर्ट की वजह से पॉसिबल तो थी। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद 3.5 घंटे बाद अब प्लेन डिसेंट पॉइंट के करीब पहुंच गया था। ये वो पॉइंट था जहां से प्लेन अब नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। दोपहर के 3:01 पर जब पायलट ने AITS से वेदर अपडेट ली तो कोई खास फर्क वेदर में नहीं था। अब क्योंकि वेदर इतना अच्छा था, इसलिए प्लेन के फर्स्ट पायलट ने RNAV अप्रोच का प्लान कैंसिल कर दिया और VOR अप्रोच का प्लान बनाया। अब POR अप्रोच की एक तरह से फिजिबल अप्रोच रहती है। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि पायलट्स को दूर से ही रनवे नजर आना चाहिए। क्योंकि वेदर अच्छा था, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया। तभी उन्हें यह भी रियलाइज हुआ कि मुमकिन है कि आगे जाकर वेदर खराब हो सकता है, इसलिए उन्होंने सेफ होने के लिए RNOV अप्रोच की भी तैयारी कर ली। एक RNOV अप्रोच का वक्त प्लेन का वर्टिकल गाइडेंस सिस्टम जो है वो लगातार पायलट्स को लैंडिंग तक मदद करता रहता है, लेकिन सेंट मार्टिन ने ये गाइडेंस सिस्टम रनवे से थोड़ा पहले ही अनरिलायबल हो जाता है और पायलट्स को RNAP अप्रोच के वक्त में भी लगातार रनवे को अपनी आंखों से देखना पड़ता है। सेंट मार्टिन पर RNAV अप्रोच के लिए भी उन्हें 3600 की मिनिमम विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए वो विजिबल अप्रोच को तो कैंसिल कर देते, लेकिन अब उनका RNOV अप्रोच का प्लान वैसे का वैसा ही रहता है। कुछ वक्त बाद उन्हें 2700 फीट तक आने की परमिशन भी दे दी जाती है। उस वक्त वो एयरपोर्ट से सिर्फ 15 नॉटिकल माइल की दूरी पर थे। प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि पायलट्स को पता ही नहीं था कि विजिबिलिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे ड्रॉप हो चुकी है। पायलट को आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो पायलट ने बिना कोई अच्छा डिसीजन लिए प्लेन की नोज उस बिल्डिंग की तरफ पॉइंट कर दी। उस वक्त क्योंकि उन्हें कोई लाइट्स नजर नहीं आ रही थी, तो उनके पास ये ऑप्शन था कि वो ATC को PAPI लाइट्स की ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि वो गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उस वक्त तक मौसम की वजह से प्लेन को लैंड करवाने में इतना ज्यादा फोकस थे कि उनके दिमाग में ये बात आई ही नहीं। जब प्लेन 500 फीट की ऊंचाई पर था, तब ATC ने उन्हें फाइनल विंड अपडेट दिया और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। अब वो एयरपोर्ट से सिर्फ 1 नॉटिकल माइल की दूरी पर थे, जो कि करीब 3 किलोमीटर की दूरी है। जैसे ही वो इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं और उनकी विजिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, तब पहली बार उन्हें एहसास होता है कि भाई उन्होंने क्या गलती कर दी है और वो रनवे की तरफ नहीं बल्कि बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर प्लेन की नोक को 4 डिग्री ऊपर की तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन प्लेन अभी भी नीचे की तरफ जा रहा था। आइलैंड पर मौजूद लोग भी ये सब होते हुए देख रहे थे। जल्द ही पायलट एक नॉर्मल गो अराउंड को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें अगर कोई प्लेन लैंड ना करने का फैसला कर ले तो वो वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके बाद यह प्लेन अगले 45 मिनट पर इस आइलैंड के ऊपर ही गोल गोल चक्कर काटता है, जिसके बाद वेदर क्लियर होने पर प्लेन को दोबारा से लैंड करवाया जाता है। इस इंसिडेंट में एक मेजर एक्सीडेंट होते होते बच गया, इसलिए जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो रिपोर्ट में कई सारे नए सिचुएशंस प्रपोज किए गए, जिसमें एक सजेशन ये भी था कि ATC को रन में लाइटनिंग और उनकी इंटेंसिटी की सेटिंग के बारे में बेहतर तरीके से एडवोकेट किया जाए।
ये इंसिडेंट हमें ये भी बताता है कि एयर ट्रैवल में कैसे छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है और पायलट को किस तरह हर वक्त एक्टिवेट रहने की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे इंसिडेंट में ज्यादा गलती किसकी थी? अपनी राय का हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।